नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अभी हाल ही में एक कंट्रोवर्सी हुई है जहां पे केरल की सरकार ने के वासुकी, ये दिख रही हैं आपको के वासुकी, इन्हें एज अ फॉरेन सेक्रेटरी अपॉइंट किया है। अब बेसिकली ये जो फॉरेन सेक्रेटरी की पावर है ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसे अपॉइंट कर सकती है। तो केरल गवर्नमेंट ने इसको क्यों अपॉइंट किया है, इसके पीछे का एम क्या है, केंद्र सरकार का इस पर क्या कहना है, और यहाँ पे क्या ये जो केंद्र सरकार की पावर है उसको चैलेंज करने वाली बात है। यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, इनमें से कहाँ पे फॉरेन सेक्रेटरी की पावर जाती हैं, सारी चीज़ों को विस्तार से कवर करेंगे। करंट अफेयर पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल बने हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, केरल ने अभी हाल ही में IAS ऑफिसर के वासुकी को फॉरेन सेक्रेटरी अपॉइंट किया है। ये हैं के वासुकी। अब देखिए, हमारा भारत जो है वो फेडरल कंट्री है, लेकिन यहाँ पे यूनिटरी बायस है। इसको समझो, इसका मतलब क्या है। यहाँ पे एक तो है सेंट्रल गवर्नमेंट और फिर आती हैं स्टेट गवर्नमेंट्स। जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में डिवाइड हुई है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही काम कर सकती है, उसको हम यूनियन लिस्ट कहते हैं। 7th शेड्यूल में इन पावर्स को डिफाइन किया गया है। जहाँ पे सिर्फ स्टेट काम कर सकती है वो स्टेट लिस्ट में आती हैं। जैसे कि जब मैंने आपको अलग वीडियोज़ में तीस्ता रिवर डिस्प्यूट के बारे में बताया था, और एक अलग वीडियो में मैंने गंगा वाटर ट्रीटी, ये दोनों किस किस के बीच में है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। इन दोनों वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि अगर हम वाटर की बात करें तो वो किस में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है। तो इस प्रकार से 7th शेड्यूल में ये पावर्स डिवाइड हैं। जहाँ पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर सकती है उसको यूनियन लिस्ट में डाला है, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट काम कर सकती है उसको स्टेट लिस्ट में, और जहाँ पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों काम कर सकती हैं उसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाला है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पे जो पावर है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तीस्ता रिवर डिस्प्यूट और गंगा वाटर ट्रीटी, इन दोनों को मैंने अलग वीडियोस में कवर किया है, जरूर देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोबारा अपने टॉपिक पर आते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही काम कर सकती है, तो वो किस में आती हैं, वो यूनिटरी बायस में आती हैं। तो अब यहाँ पे फॉरेन अफेयर से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं वो सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। तो ये कौन सी लिस्ट में आते हैं, ये यूनियन लिस्ट में आते हैं। जितने भी फॉरेन अफेयर से रिलेटेड मैटर्स हैं वो सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। तो इसीलिए MEA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस मूव को अपोज किया है, स्ट्रॉन्गली अपोज किया है, क्योंकि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है उसे इन्फ्रिंज करने वाली बात हो गई है। क्योंकि जब फॉरेन सेक्रेटरी सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं कर सकती है। MEA ने कहा है कि जो फॉरेन अफेयर्स है ये एक्सक्लूसिवली यूनियन गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन में आता है और स्टेट्स को फॉरेन अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। काफ़ी स्ट्रॉन्ग शब्दों में यहाँ पे केरल सरकार का खंडन किया है। MEA ने कहा है कि केरल गवर्नमेंट का जो एक्शन है ये यूनियन लिस्ट में जो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है उसे इंक्रोच करने का काम किया है। केरल सरकार के इस मूव के बाद यहाँ पर यह भी सवाल उठा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर है उसका क्या एक्सटेंट है जब एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ डील करने का सवाल आता है। तो अभी यहाँ पे सवाल ये है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फॉरेन अफेयर्स के साथ इंटरफेयर क्यों नहीं कर सकती है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भारत एक फेडरल सिस्टम है, यहाँ पे पावर्स डिवाइडेड हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट्स में। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे यूनियन लिस्ट आती है और वहाँ पे जो फॉरेन अफेयर्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, यूनियन लिस्ट के अंदर आता है। अब यहाँ फॉरेन अफेयर्स में क्या क्या आएगा, डिप्लोमेसी आएगी, ट्रीटीज़ आएंगी, जितनी भी अलग अलग ट्रीटीज़ होती हैं वो सारी फॉरेन अफेयर्स में आती हैं। फॉरेन कंट्रीज़ के साथ हमारे कैसे रिलेशन होंगे, ये सारे के सारे यूनियन लिस्ट में आते हैं, यानी यहाँ पे जो डिसीजन होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होगा। अब यहाँ पे जब फॉरेन सेक्रेटरी की पोस्ट बनाई है केरल गवर्नमेंट ने, तो केरल गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डोमेन है उसको इंक्रोच करने का काम कर रहा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है हमारे भारत के फेडरल स्ट्रक्चर में, और ये डायरेक्ट वायलेशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की। लेकिन अब यहाँ पे केरल गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्ड है, अभी तक तो मैंने वही बताया जो या तो लीगल एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं या फिर हमारी MEA के द्वारा कहा गया है। लेकिन केरल गवर्नमेंट ने, जिन्होंने फॉरेन सेक्रेटरी की पोस्ट को बनाया है,
और यहाँ पे अपॉइंट किया है, तो केरल गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कह रही है, क्या डिफेंस दे रही है, क्या रिस्पॉन्ड दे रही है। देखिए, केरल गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई किया है कि फॉरेन सेक्रेटरी जैसी ऐसी कोई भी पोस्ट क्रिएट नहीं की गई है। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हमने एक अलग डिवीज़न बनाया है एक्सटर्नल कोऑपरेशन का। फॉरेन सेक्रेटरी जैसी कोई पोस्ट क्रिएट नहीं हुई है, यहाँ पे एक अलग डिवीज़न इस्टेब्लिश किया गया है एक्सटर्नल कोऑपरेशन का। अब केरल सरकार का ये कहना है कि इस डिवीज़न को इसलिए बनाया गया है ताकि फॉरेन एजेंसीज़ के साथ, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस के साथ और कॉमर्स, इंडस्ट्री या कल्चरल कोऑपरेशंस के लिए जो हमारे भारत की एम्बेसीज़ हैं उनके साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट किया जा सके। एक बार फिर देखो कि केरल सरकार क्या डिफेंस दे रही है। फॉरेन एजेंसीज़ के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन किया जा सके, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन किया जा सके, और मुख्यतः 3 चीज़ों के लिए, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और कल्चरल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और कल्चरल कोऑपरेशन के लिए एम्बेसीज़ के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट किया जा सके। इसलिए हमने यहाँ पे ये जो पोस्ट है ये बनाई है। एक्सटर्नल कोऑपरेशन का जो डिवीज़न है ये किन चीज़ों पे फोकस करेगा, स्टेट की ग्रोथ के लिए जो भी नए रिलेशनशिप्स को डेवलप करने की ज़रूरत है उनके ऊपर फोकस किया जाएगा। स्पेशली जो लार्ज केरल का डायस्पोरा है जो विदेशों में रहता है, अलग अलग देशों में केरल के काफ़ी लोग रहते हैं, तो वो किस प्रकार से कोऑपरेशन में मदद करें, नए रिलेशनशिप्स को डेवलप करें, वो भी कैसे अपना कंट्रीब्यूट करें, उनको भी ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। हालांकि जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनका यही मानना है कि जो फॉरेन अफेयर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के डोमेन में आते हैं, इसलिए कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इस प्रकार का काम नहीं कर सकती है। अब केरल गवर्नमेंट का जो एक्सटर्नल कोऑपरेशन डिवीज़न है उसका प्राइमरीली टास्क क्या है, वो क्या काम करेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा केरल में फॉरेन इन्वेस्टमेंट है इसे बढ़ाएगा, फैसिलिटेट करेगा। एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करेगा। आप सब जानते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट यानी जो चीज़ें विदेशों से भारत में लाई जाती हैं, एक्सपोर्ट मतलब जो यहाँ से बाहर भेजी जाती हैं, तो एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करेगा। फॉरेन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेगा। टूरिज़्म जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारी जीडीपी का, चाहे आप ओवरऑल इंडिया की बात करो या फिर इंडिविजुअल स्टेट्स की बात करो। फिर एजुकेशन और रिसर्च में कोलैबोरेट करने का काम करेगा, कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ाने का काम करेगा, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर अपना काम करेगा और नॉन रेजिडेंट केरलाइट्स वेलफेयर के ऊपर भी काम करेगा। जो नॉन रेजिडेंट केरलाइट्स हैं उनके वेलफेयर के ऊपर भी काम करेगा। अब यहाँ पर केरल ने जो फॉरेन सेक्रेटरी की पोस्ट बनाई है इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कन्फ्लिक्ट, ऑब्वियसली तुम यूनियन लिस्ट में जो पावर एक्सक्लूसिवली सेंट्रल गवर्नमेंट को दी है वहाँ पे इंक्रोच कर रहे हो। फिर इंटरनेशनल कॉम्प्लिकेशंस। अब इंटरनेशनल कॉम्प्लिकेशंस कैसे, देखिए ये हमारा भारत है, मान लो ये फॉरेन कंट्री है। अब यहाँ पे नॉर्मली होता क्या है कि कोई भी फॉरेन कंट्री को अगर भारत में आदान प्रदान करना है, कोई भी डिप्लोमेसी है, बातचीत है, ट्रीटी है, जो भी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे 2 देशों के बीच में बात होती है। ठीक है, जैसे हमारे भारत में ऐसी बहुत सी इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं जिनके अपने अपने सेंटर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब हैं, तो इन सब के लिए वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट करती है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट भी वहाँ पे इंक्लूड होती है, लेकिन जो मेन जो इंटरेक्शन है वो किसके साथ होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। अब यहाँ पे इंटरनेशनल कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगी। अगर मान लो कि केरल में एक्स नाम की कंपनी इन्वेस्ट करना चाहती है, तो अब यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन हो गई कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करेंगे कि केरल की गवर्नमेंट से बात करेंगे। ऑब्वियसली तुम सेंट्रल गवर्नमेंट से ही बात करोगे, क्योंकि फॉरेन अफेयर्स, डिप्लोमेसी, इस प्रकार की जो भी चीज़ें हैं ये यूनियन लिस्ट में आती हैं। फिर आता है अंडरमाइनिंग नेशनल यूनिटी। देखिए, हम जब प्रियम्बल को पढ़ते हैं तो हम उसमें एक लाइन कहते हैं कि ये जो भारत का संविधान है ये भारत के नागरिकों ने अपने आप को खुद दिया है। अब भारत की जो नागरिकता है वो भारत की जो टेरिटरी है उसके अंदर जो लोग रह रहे हैं, मतलब ओबियसली जो इलीगली नहीं रह रहे हैं, जो लीगली रह रहे हैं। सिटीजनशिप आप सब जानते हैं ना, 4 पॉइंट्स पे 4 चीज़ों पे सिटीजनशिप दी जाती है। तो जो भारत के सिटीजन है वो ये कह रहे हैं प्रियम्बल में आके कि ये जो भारत का संविधान है इसको हमने खुद अपने आप को दिया है और हम सारे यूनाइट हैं। इसीलिए तो यहाँ पे जब ज़रूरत पड़ती है तो यूनिटरी बायस आती है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही काम करेगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई अलग नहीं है, उसे भी तो हम ही डायरेक्टली इलेक्ट कर रहे हैं। हम एमपीज़ को इलेक्ट कर रहे हैं, एमपीज़ आगे चल के प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट कर रहे हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री और कैबिनेट बना रहा है। काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री और कैबिनेट को और प्राइम मिनिस्टर को और इवन प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, इन सबको मैंने अच्छे से कवर किया है, जरूर देखिएगा आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए इंडियन पॉलिटी, वहाँ पर आपको पॉलिटी से रिलेटेड काफ़ी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस प्रकार से बना है कि कुछ पावर्स डिवाइड हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स में और कुछ पावर
पावर जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के ही पास हैं। तो ये हमारी नेशनल यूनिटी बताता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब आप अपनी मर्जी से काम करने लग पड़ोगे, संविधान के विरुद्ध जाके काम करने लगोगे, जो पावर सिर्फ यूनियन लिस्ट में है, जहाँ पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर सकती है, वहाँ पे जब स्टेट गवर्नमेंट्स काम करने लगेंगी तो कहीं ना कहीं हमारे भारत की जो यूनिटी है ये उसे भी अंडरमाइन कर रहा है। अगर आपको जो भी आपने तर्क दिए कि हमने टूरिज़्म बढ़ाना है, इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से भी करो। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई हमारे से अलग थोड़ा ना है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी तो हमारी अपनी ही है। तो ऐसे करके तुम नेशनल यूनिटी को अंडरमाइन कर रहे हो, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अब बात आई केरल की, तो चलिए केरल से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। हमारे भारत में ये है केरल, यहाँ पे ये छोटा सा है केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के हाईकोर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पे? कोची एर्नाकुलम में। और ये यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप का भी हाई कोर्ट है। अब देखिए केरल का स्टेट एनिमल इंडियन एलिफेंट है, स्टेट बर्ड क्या है? ग्रेट हॉर्नबिल है, स्टेट फिश क्या है? पर्ल स्पोर्ट है, स्टेट फ्लावर क्या है? गोल्डन शावर ट्री फ्लावर है, स्टेट ट्री क्या है? कोकोनट ट्री। अब देखिए स्टेट एनिमल क्या है? इंडियन एलिफेंट। केरल में एक टेम्पल है जहाँ पे आर्टिफिशियल एलिफेंट को इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये आर्टिफिशियल एलिफेंट को यहाँ पे क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, इसको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया, जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। केरल से रिलेटेड दो और चीज़ें खबरों में थी कुछ समय पहले। ओलियंडर टॉक्सिसिटी, ओलियंडर एक फूल होता है, इसको खा के एक महिला की मृत्यु हुई, तो ओलियंडर टॉक्सिसिटी इसको मैंने अच्छे से कवर किया है। और केरल के ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने एक ऑपरेशन आमरीत भी चलाया है। इन सबको मैंने अच्छे से अलग वीडियोज़ में कवर किया, जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर केरल की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की बात करें तो देखिए अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिमोनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चुलानूर पी फोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इदुकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोटियूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुरिन जिमाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मालाबार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मंगल वनम बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, परम्बिकुलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पीची वजानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, शेंदुर्नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, थेते कार्ड बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं केरल की। नेशनल पार्क्स की बात करें तो अन्नामुदी शोला नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क, माथी केतन शोला नेशनल पार्क, पंबा दूम शोला नेशनल पार्क, पेरियर नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करें तो अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। मेजर डांसेस की बात करें तो कथकली, मोहिनीअट्टम, थय्यम, थुलाल, इनको मैंने ट्रिक के माध्यम से अलग वीडियो में याद किया है, जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। केरल के फेस्टिवल्स की बात करें तो ओनम और विशु। बाकी फेस्टिवल भी मनाए जाते हैं, ऐसे नहीं कि बाकी नहीं मनाए जाते, लेकिन मुख्यतः कौन से हैं? ओनम और विशु। थर्मल पावर प्लांट्स की बात करें तो ब्रह्मपुरम पावर स्टेशन, कोझीकोडे पावर स्टेशन, कयमकुलम पावर स्टेशन। तो ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जो चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जिन भी वीडियोस के बारे में मैंने आपको बताया है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पॉलिटिक्स रिलेटेड सारी वीडियोस आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। मेरी प्लेलिस्ट में जाइएगा इंडियन पॉलिटी, वहाँ पे आपको काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जीके करंट अफेयर, जीके टिक्स ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जो दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।